नंबर 2, राज्य बजट, वित्तीय प्रबंधन व कर प्रणाली। राजकोषीय प्रबंधन और राज्य बजट। राजकोषीय प्रबंधन और राज्य बजट वे आधारभूत स्तंभ हैं जिनके माध्यम से सरकार अपनी आर्थिक नीतियों को क्रियान्वित करती है। यह न केवल राज्य की आय और व्यय का लेखा जोखा है, बल्कि जनता के कल्याण और ढांचागत विकास के लिए संसाधनों के कुशल आवंटन का एक वैधानिक माध्यम भी है। राजकोषीय प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार अपनी आय, राजस्व और खर्च व्यय के बीच संतुलन बनाए रखती है। इसका मुख्य लक्ष्य बजट घाटे को कम करना, सरकारी कर्ज को नियंत्रित करना और राज्य के आर्थिक विकास को गति देना है। आर्थिक स्थिरता। प्रभावी राजकोषीय प्रबंधन से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति नियंत्रण, निवेश वृद्धि और आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। राजकोषीय प्रबंधन, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना। राजकोषीय प्रबंधन, प्राप्ति, पूंजीगत और राजस्व। राजकोषीय प्रबंधन में व्यय, राजस्व और पूंजीगत। राजकोषीय प्रबंधन में घाटा, राजस्व और राजकोषीय। राज्य सरकार का बजट, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राज्य सरकारें सार्वजनिक निधियों के व्यय की योजना बनाती हैं, उनका आवंटन और निगरानी करती हैं। इसमें राज्य के राजस्व का अनुमान लगाना और एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के भीतर नीतिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यय का निर्णय लेना शामिल है। संवैधानिक आधार। अनुच्छेद 202। भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल के समक्ष उस वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्ययों का विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाएगा। बजट के आंकड़ों की श्रेणियां। बजट अनुमान, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियां और व्ययों का अनुमान। संशोधित अनुमान, चालू वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित आंकड़े। वास्तविक आंकड़े, पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम और वास्तविक आंकड़े। राज्य बजट बनाने की प्रक्रिया, अधिनियमन के चरण। राज्यपाल की सिफारिश। विधानमंडल में बजट पेश करने के लिए राज्यपाल की पूर्व सिफारिश अनिवार्य है। बजट प्रस्तुतिकरण। राज्य के वित्त मंत्री विधानसभा में बजट भाषण देते हैं और बजट पेश करते हैं। सामान्य चर्चा। बजट पेश होने के बाद सदन में इस पर सैद्धांतिक चर्चा होती है। राज्य बजट बनाने की प्रक्रिया। राज्यपाल की सिफारिश। विधानमंडल में बजट पेश करने के लिए राज्यपाल की पूर्व सिफारिश अनिवार्य है। फिर बजट प्रस्तुतिकरण। राज्य के वित्त मंत्री विधानसभा में बजट भाषण देते हैं और बजट पेश करते हैं। फिर सामान्य चर्चा। बजट पेश होने के बाद सदन में इस पर सैद्धांतिक चर्चा होती है। फिर अनुदान मांगों पर मतदान। विधानसभा निचला सदन विभिन्न विभागों के लिए धन की मांगों पर मतदान करती है। फिर कटौती प्रस्ताव। सदस्य नीति कटौती, अर्थव्यवस्था कटौती या सांकेतिक कटौती प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। फिर विनियोग विधेयक। इससे राज्य की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति प्राप्त करने के लिए पारित किया जाता है। फिर वित्त विधेयक। इसे राज्य सरकार के कर प्रस्तावों को कानूनी रूप देने के लिए पारित किया जाता है। नेक्स्ट है अनुदान मांगों पर मतदान। विधानसभा निचला सदन विभिन्न विभागों के लिए धन की मांगों पर मतदान करती है। विधान परिषद को मतदान का अधिकार नहीं होता। कटौती प्रस्ताव। सदस्य नीति कटौती, मितव्ययिता कटौती या सांकेतिक कटौती प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। विनियोग विधेयक। इसे राज्य की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति प्राप्त करने के लिए पारित किया जाता है। वित्त विधेयक। इसे राज्य सरकार के कर प्रस्तावों को कानूनी रूप देने के लिए पारित किया जाता है। फिर है राज्य बजट के घटक। राज्य बजट के घटक राजस्व बजट और पूंजी बजट।
राजस्व बजट और पूंजी बजट। अब राजस्व बजट में दैनिक कार्य और अप्रतिदेय प्राप्तियां, और पूंजी बजट में संपत्ति निर्माण और देनदारियां। नेक्स्ट, राजस्व बजट। राजस्व बजट में राज्य सरकार की उन प्राप्तियों यानी आय और व्यय खर्च का विवरण होता है जो आवर्ती प्रकृति के होते हैं। राजस्व प्राप्तियों से सरकार पर कोई कर्ज नहीं चढ़ता, जबकि राजस्व व्यय से किसी भौतिक संपत्ति का निर्माण नहीं होता। राजस्व प्राप्तियां। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजस्थान की कुल अनुमानित राजस्व प्राप्तियां 2,27,250 करोड़ रुपए हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 11.79% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद GSDP के अनुपात में राजस्व प्राप्ति 13.36% है, जबकि राज्य के स्वयं के कर का अनुपात 6.07% अनुमानित है। राजस्व प्राप्तियों का वर्गीकरण। प्राप्ति का क्रम RS 2018। राज्य का स्वयं का कर राजस्व। राज्य सरकार द्वारा अपने अधिनियमों और अधिसूचनाओं के माध्यम से एकत्रित किया गया कुल कर राजस्व 1,03,310 करोड़ रुपए है। इनमें पिछले वर्ष की तुलना में 9.80% की वृद्धि हुई है। इसके मुख्य घटक निम्नलिखित हैं। GSDP से राजस्व प्राप्तियां प्रतिशत में 2020-21 में 13.19%, 2021-22 में 15.38%, 2022-23 में 14.46%, 2023-24 में 13.36%, 2024-25 में 13.36%। राज्य GST SGST 42,518 करोड़ रुपए 11.84% की वृद्धि के साथ सबसे बड़ा स्रोत। बिक्री कर सेल्स टैक्स वेट VAT 23,369 करोड़ रुपए। फिर है राज्य उत्पाद शुल्क 15,103 करोड़ रुपए। फिर है स्टाम्प एवं पंजीयन 10,541 करोड़ रुपए 14.82% की वृद्धि। फिर है केंद्रीय करों में हिस्सा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को करों का हिस्सा दिया जाता है। 16वें वित्त आयोग ने वर्ष 2026 से 2031 की अवधि के लिए राजस्थान का हिस्सा 5.92% निर्धारित किया है। गैर कर राजस्व। कर बिन राजस्व रुपया आता है। 2026-27 का राज्य वस्तु एवं सेवा कर 11.86%, राज्य उत्पाद शुल्क 3.44%, वाहनों पर कर 1.80%, अन्य कर 3.99%, बिक्री कर 5.53%, कर बिन राजस्व 4.65%, केंद्रीय सहायता 7.23%, केंद्रीय करों में हिस्सा 14.80%, आंतरिक उधार शुद्ध सार्वजनिक लेखा, केंद्रीय ऋणों की वसूली एवं विविध पूंजीगत प्राप्तियां 46.70%। सरकारी सेवाओं के बदले प्राप्त शुल्क, रॉयल्टी और ब्याज से होने वाली आय को गैर कर राजस्व कहते हैं। इस मद में 23,502 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है, जो 25% की भारी वृद्धि दर्शाता है। खनन क्षेत्र 9,228 करोड़ रुपए 23% की वृद्धि। पेट्रोलियम 2,688 करोड़ रुपए इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 21% की कमी आई है। फिर ब्याज प्राप्तियां 2,413 करोड़ रुपए। फिर केंद्रीय सहायता अनुदान, केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न केंद्रीय योजनाओं CSS और वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर
राज्यों को दी जाने वाली कुल सहायता 22,890 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। नेक्स्ट, राजस्व व्यय सरकार का वह खर्च है जो राज्य के दैनिक प्रशासनिक कार्यों को चलाने के लिए आवश्यक होता है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इससे किसी भौतिक संपत्ति जैसे सड़क या भवन का निर्माण नहीं होता और न ही सरकार की देयता कर्ज में कोई कमी आती है। राजस्व व्यय का स्वरूप है, यह व्यय आवर्ती प्रकृति का होता है जो प्रतिदिन के खर्चों जैसे वेतन, पेंशन, ऋण पर ब्याज के भुगतान, सब्सिडी और कार्यालयों के रखरखाव के लिए किया जाता है। फिर है कुल व्यय के आंकड़े। बजट में कुल व्यय 3,194 करोड़ रुपए है, जिसमें से राजस्व खाते पर कुल व्यय 2,69,200 करोड़ रुपए है निर्धारित किया गया है। प्रमुख व्यय मद, इसमें प्रशासनिक व्यय, कर्मचारियों का वेतन और पेंशन, लिए गए ऋणों पर ब्याज का भुगतान, स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान और सरकारी संपत्तियों का नियमित रखरखाव शामिल है। राजस्व व्यय का सेवावार विवरण। सामाजिक सेवाएं सर्वाधिक 42.64% हिस्सा, सामान्य सेवाएं 32.33% हिस्सा, आर्थिक सेवाएं 25.03% हिस्सा। स्कीम वार परिव्यय 2025-26 बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए किए गए आवंटन का प्राथमिकता क्रम इस प्रकार है। शिक्षा व स्वास्थ्य, इस पर सर्वाधिक 28.25% व्यय किया जाता है। पेयजल व ऊर्जा विकास हेतु 19.68% का आवंटन है। RS 2021 में पूछा गया है। स्कीम वार परिव्यय 2025-26। कृषि विकास 5.73%, ग्रामीण विकास 10.15%, शहरी विकास एवं आवास 6.25%, शिक्षा एवं स्वास्थ्य 28.25%, पेयजल एवं ऊर्जा 19.68%, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 12.54%, आधारभूत विकास 10.87%, औद्योगिक विकास 1.27%, सूचना प्रौद्योगिकी, सांख्यिकी और वैज्ञानिक सेवाएं 0.98%, शासकीय व्यवस्थाएं 4.28%, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 12.54% हिस्सा, आधारभूत विकास 10.83% हिस्सा, ग्रामीण विकास 10.15% हिस्सा। न्यूनतम व्यय सूचना प्रौद्योगिकी, सांख्यिकी व वैज्ञानिक सेवाओं पर सबसे कम 0.98% व्यय किया जाता है। नेक्स्ट, पूंजी बजट। पूंजी बजट कैपिटल बजट में राज्य सरकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवरण होता है। पूंजीगत बजट उन प्राप्तियों और व्ययों को दर्शाता है जिनसे सरकार की देयताएं बढ़ती हैं या उसकी संपत्तियों में कमी आती है। यह सरकार की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिति का आधार है। नेक्स्ट, पूंजीगत प्राप्तियां कैपिटल रिसिप्ट्स। पूंजीगत प्राप्तियां वे आय होती हैं जो या तो सरकार पर वित्तीय देनदारी कर्ज बढ़ाती है या सरकार की संपत्तियों में कमी लाती है। इन्हें मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ऋण सर्जन प्राप्तियां, डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट्स। ये वे प्राप्तियां हैं जिनसे सरकार पर भविष्य में कर्ज चुकाने का वित्तीय भार बढ़ता है। लोक ऋण पब्लिक डेट वर्ष 2024-25 के लिए लोक ऋण का अनुमान 2,11,970 करोड़ रुपए लगाया गया है। पूंजीगत प्राप्तियों का लगभग 99% से अधिक। इसमें मुख्य रूप से बाजार से लिया गया उधार और केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण शामिल होते हैं। लोक लेखा पब्लिक अकाउंट, इसके अंतर्गत 13,318 करोड़ रुपए की राशि अनुमानित है। इसमें भविष्य निधि, PF और लघु बचत जैसी राशियां आती हैं जिन्हें सरकार को अंततः संबंधित व्यक्तियों को वापस करना होता है।
फिर गैर ऋण सर्जन प्राप्तियाँ, नॉन डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट्स। ये वे प्राप्तियाँ हैं जिनसे सरकार पर नया कर्ज नहीं बढ़ता बल्कि पुरानी संपत्तियों के मुद्रीकरण या ऋणों की वापसी से आई होती हैं। कुल अनुमान 524 करोड़ रुपए। उधार वसूली व अन्य स्रोत। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा पूर्व में दिए गए ऋणों की वसूली और सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट से प्राप्त राशि को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय सरकार द्वारा किया जाने वाला वह निवेश है जो अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करता है। यह व्यय या तो नई भौतिक परिसंपत्तियों एसेट्स का सर्जन करता है या पुरानी देनदारियों लाइबिलिटीज को कम करता है। पूंजीगत व्यय की विशेषताएं। परिसंपत्ति निर्माण। इसके माध्यम से भविष्य के विकास के लिए स्कूल, अस्पताल, सड़कें, बांध और पुल जैसी स्थायी संपत्तियों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट, ऋणों का पुनर्भुगतान। पुराने ऋणों का पुनर्भुगतान, रीपेमेंट ऑफ डेट, भी इसी श्रेणी में आता है, जिससे सरकार पर भविष्य का वित्तीय भार कम होता है। फिर है वित्तीय निवेश। सरकारी कंपनियों या सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों में निवेश करना। फिर है भविष्य का लाभ। यह वर्तमान में किया गया वह खर्च है जो आने वाले वर्षों में राज्य की उत्पादन क्षमता और आय में वृद्धि करता है। नेक्स्ट, रुपया जाता है। आंतरिक व केंद्रीय ऋणों का पुनर्भुगतान में 33.61%, ऋण एवं अग्रिम में 0.26%, राजस्व व्यय में 50.15%, ब्याज की अदायगी के अतिरिक्त ब्याज की अदायगी 7.15%, पूंजीगत परिव्यय 8.84%। बजट के प्रमुख आंकड़े। पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल आउटले यानी विकास कार्यों और भौतिक परिसंपत्ति निर्माण के लिए कुल 30,827 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उधार एवं अग्रिम, लोन्स एंड एडवांसेज, अन्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों या विभिन्न संस्थाओं को दिए जाने वाले ऋण के लिए 267 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। योजनागत प्रावधानों के मुख्य बिंदु 2026-27 2,62,881.58 करोड़ रुपए। कृषि खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण 14,398.20 करोड़ रुपए, 5.48%। स्वास्थ्य एवं कल्याण 28,069.37 करोड़ रुपए, 10.30%। शिक्षा एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था 46,017.40 करोड़ रुपए, 17.51%। सामाजिक सशक्तिकरण एवं समावेशन 28,499.35 करोड़ रुपए, 10.84%। औद्योगिक खनन एवं आर्थिक वृद्धि 6,441.07 करोड़ रुपए, 2.45%। पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास 509.92 करोड़ रुपए, 0.19%। आधारभूत अवसंरचना 58,460.44 करोड़ रुपए, 22.25%। जल सुरक्षा एवं अनुकूलता 17,220.30 करोड़ रुपए, 6.55%। पर्यावरणीय स्थायित्व एवं जलवायु अनुकूलता 4,536.64 करोड़ रुपए, 1.73%। ग्रामीण विकास 33,418.86 करोड़ रुपए, 12.72%। शहरी विकास 20,323.61 करोड़ रुपए, 7.73%। प्रभावी शासन एवं सार्वजनिक सेवाएं 3,899.58 करोड़ रुपए, 1.45%। वित्तीय प्रबंधन एवं आर्थिक नीति 2000
96.44 करोड़ रुपए 0.80%। नेक्स्ट बात करते हैं बजट के प्रकार की। बजट के प्रकार। अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं और उद्देश्यों के आधार पर सरकारी बजट, चाहे वह केंद्रीय स्तर पर हो या राज्य स्तर पर, को 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, संतुलित बजट। यह वह आदर्श स्थिति है जिसमें सरकार की अनुमानित प्राप्तियां, आय, उसके द्वारा प्रस्तावित व्यय खर्च के पूर्णतः बराबर होती हैं। चूँकि यह बजट अर्थव्यवस्था में कुल मांग के स्तर को मध्यम बनाए रखता है, इसलिए अर्थशास्त्री इसे तब अपनाने की सलाह देते हैं जब अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति के करीब पहुंच रही हो। सेकंड, अधिशेष बजट। जब सरकार की कुल प्राप्तियां उसके कुल अनुमानित व्यय से अधिक होती हैं तो उसे अधिशेष बजट कहा जाता है। सरल शब्दों में, इससे सरकार के पास आने वाला धन खर्च होने वाले धन की तुलना में अधिक होता है। यह बजट बाजार में कुल मांग को कम करने का कार्य करता है, इसलिए इसे ऐसी आर्थिक स्थितियों में प्रभावी माना जाता है जहां मुद्रास्फीति, महंगाई का दबाव बहुत कम हो। तीजो, घाटे का बजट। यदि सरकार का नियोजित व्यय उसकी प्राप्तियों से अधिक हो तो इसे घाटे का बजट कहा जाता है। यहाँ सरकार अपनी आय की तुलना में अधिक निवेश या खर्च करती है। यह बजट अर्थव्यवस्था में कुल मांग को बढ़ावा देता है, जिसके कारण आर्थिक मंदी या सुस्ती के दौर में इसकी विशेष रूप से अनुशंसा की जाती है। नेक्स्ट, बजट घाटा और इसके विभिन्न प्रकार। बजट घाटा उस स्थिति को परिभाषित करता है जब सरकार का कुल अनुमानित व्यय उसकी अनुमानित प्राप्तियां, आय से अधिक हो जाता है। यह घाटा राज्य की अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिति, ऋण निर्भरता और राजकोषीय स्वास्थ्य का प्रमुख सूचक होता है। राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। जीएसडीपी से राजस्व घाटा प्रतिशत में 2020-21 में 4.32%, 2021-22 में 2.16%, 2022-23 में 2.33%, 2023-24 में 2.56%, 2024-25 में 2.43%। राजस्व घाटा सरकार के चालू व्यय और चालू आय के बीच के असंतुलन को दर्शाता है। यह स्थिति जब उत्पन्न होती है जब सरकार के दैनिक प्रशासनिक कार्यों को संचालित करने के लिए प्राप्त राजस्व अपर्याप्त होता है। राजस्व घाटा इक्वल टू राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ। यह घाटा अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक माना जाता है क्योंकि इसका अर्थ है कि सरकार अपने नियमित खर्चों जैसे वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान के लिए भी उधार ले रही है, जिससे संपत्ति का सृजन नहीं होता। राजस्थान परिदृश्य 2024-25। वर्तमान बजट अनुमानों के अनुसार यह 41,950 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का 2.47% है। वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन एफआरबीएम अधिनियम 2003 के अनुसार आदर्श रूप से इसे 0% पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। यह अवधारणा राजस्व घाटे के अधिक सटीक और शोधित स्वरूप को प्रस्तुत करती है। सरकार द्वारा किए गए कुछ राजस्व व्यय वास्तव में उत्पादक होते हैं। प्रभावी राजस्व घाटा इक्वल टू राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान। सरकार कई बार ऐसे अनुदान देती है जो तकनीकी रूप से राजस्व व्यय में गिने जाते हैं, किंतु उनका उपयोग बुनियादी ढांचे जैसे स्कूल, अस्पताल के निर्माण में होता है। प्रभावी राजस्व घाटा केवल उस व्यय को दर्शाता है जो विशुद्ध रूप से उपभोग कंजप्शन पर आधारित है। नेक्स्ट, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। जब सरकार का कुल व्यय उसकी राजस्व प्राप्तियों और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों जैसे ऋणों की वसूली या
विनिवेश के योग से अधिक हो जाता है तो इस अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। राजकोषीय घाटा इजिकल टू कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां। महत्व: यह घाटा सरकार की कुल उधारी आवश्यकता को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उस वर्ष कितना नया कर्ज लेने की आवश्यकता है। इसमें सभी घरेलू और बाहरी स्रोतों से ली गई उधारी शामिल होती हैं। राजस्थान की स्थिति 2024-25 वर्तमान बजट अनुमानों के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा 72,420 करोड़ रुपए रहने की संभावना है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का 4.26% है। आरएस 2013 और 2024 में पूछा गया है। जीएसडीपी से राजकोषीय घाटा प्रतिशत में 2020-21 में 5.83%, 2021-22 में 4.03%, 2022-23 में 3.78%, 2023-24 में 4.31%, 2024-25 में 4.26%। समीक्षा: राजस्थान एफआरबीएम अधिनियम 2005 के तहत राजकोषीय घाटे की ऊपरी सीमा 4.33% निर्धारित की गई है। राजस्थान का वर्तमान घाटा इस सीमा के भीतर है, जो राज्य के कुशल राजकोषीय प्रबंधन का एक सकारात्मक संकेत है। राजकोषीय देनदारियां फिस्कल लायबिलिटीज: राज्य पर कुल कर्ज या देनदारियों का भार उसकी अर्थव्यवस्था की स्थिरता को मापने का मुख्य आधार होता है। कुल देनदारी: 31 मार्च 2025 तक राजस्थान सरकार पर कुल संचित कर्ज का भार 6,40,844 करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है। वृद्धि दर: पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस बार ऋण के भार में 12.77% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जीएसडीपी अनुपात: राज्य की कुल देनदारियां उसके जीएसडीपी का 33.68% हिस्सा हैं। नेक्स्ट, शुद्ध ऋण। शुद्ध ऋण यानी यदि अतिरिक्त ऋण प्रभावों जैसे कुछ तकनीकी समायोजन को हटा दिया जाए तो राज्य का शुद्ध ऋण 6,08,382 करोड़ रुपए यानी जीएसडीपी का 35.70% रह जाता है। एफआरबीएम मानक वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन एफआरबीएम के नियमों के अनुसार कर्ज का यह अनुपात आदर्श रूप से 34% होना चाहिए। वर्तमान में राजस्थान इस आधारित सीमा से थोड़ा ऊपर बना हुआ है। राजकोषीय देनदारियों के प्रमुख घटक: आंतरिक ऋण इंटरनल डेट, यह कुल देनदारियों का सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसका मूल्य 4,48,890 करोड़ रुपए है। इसमें बाजार से ली गई उधारी और बैंकों से लिए गए ऋण शामिल होते हैं। भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऋण: केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दिया गया कर्ज 53,606 करोड़ रुपए है। आरक्षित निधि एवं जमा, इसके अंतर्गत 62,468 करोड़ रुपए की राशि आती है। अन्य घटक, इसमें नागरिकों की जमा पूंजी जैसे भविष्य निधि, पीएफ और राज्य बीमा निधि का हिस्सा शामिल होता है, जिसे सरकार को भविष्य में लौटाना होता है। नेक्स्ट, प्राथमिक घाटा प्राइमरी डेफिसिट। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधारी को दर्शाता है, जिसमें अतीत के लिए गए ऋणों पर दिया जाने वाला ब्याज भी शामिल होता है। ब्याज भुगतान सरकार की वर्तमान नीतियों का हिस्सा नहीं, बल्कि पिछले वर्षों की देनदारी होती है। नेक्स्ट, वित्तीय प्राथमिक घाटा इजिकल टू राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। आर्थिक महत्व एवं विश्लेषण। प्राथमिक घाटा यह इंगित करता है कि सरकार को अपने वर्तमान व्यय योजनाबद्ध और गैर योजनाबद्ध को पूरा करने के लिए कितने शुद्ध उधार की आवश्यकता है। यह घाटा सरकार की वर्तमान राजकोषीय नीतियों की प्रभावशीलता और दीर्घकालिक ऋण स्थिरता का वास्तविक दर्पण माना जाता है। राजस्थान की स्थिति 2024-25
वर्तमान वित्तीय वर्ष के अनुमानों के अनुसार राजस्थान का प्राथमिक घाटा 32,241 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। यह स्पष्ट करता है कि राज्य का एक बड़ा वित्तीय हिस्सा पुराने ऋणों के ब्याज भुगतान में व्यय हो रहा है और उसे अपने वर्तमान लक्ष्यों के लिए इस राशि की आवश्यकता है। मुद्रीकृत घाटा मोनेटाइज्ड डेफिसिट, जब सरकार अपने खर्चों की पूर्ति के लिए आरबीआई को नई मुद्रा जारी करने या सरकारी प्रतिभूतियों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए कहती हैं तो इसे घाटे का मुद्रीकरण कहा जाता है। प्रक्रिया, इसके अंतर्गत सरकार अपनी प्रतिभूतियों आरबीआई को बेचती हैं, जिसके बदले में आरबीआई नई मुद्रा का सर्जन करती हैं। यह सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति मनी सप्लाई में वृद्धि करता है। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, मुद्रीकृत घाटे का अत्यधिक उपयोग अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता बढ़ा देता है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि, महंगाई होने का जोखिम बढ़ जाता है। नेक्स्ट, वित्तीय प्रशासन और सुशासन। वित्तीय प्रशासन इस सिद्धांत पर आधारित है कि पारदर्शी और कानूनी रूप से सशक्त सार्वजनिक वित्त प्रणाली सुशासन का एक अनिवार्य अंग है। इसके माध्यम से सरकार वित्तीय जानकारी को एकत्रित, प्रबंधित, निगरानी और नियंत्रित करती है, जिससे शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। इस प्रक्रिया में वित्तीय लेन देन की निगरानी, प्रबंधन, नियमों की अनुपालना तथा संचालन संबंधी जानकारी का प्रकटीकरण शामिल है। नेक्स्ट, एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली IFMS। राजस्थान सरकार ने बजटिंग और लेखांकन के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली IFMS नामक एक स्वचालित प्लेटफॉर्म लागू किया है। यह प्रणाली वित्तीय कार्यों को सुव्यवस्थित करती है और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में पारदर्शिता एवं दक्षता को सुदृढ़ बनाती है। IFMS के माध्यम से नकदी प्रवाह प्रबंधन और खातों के वास्तविक समय समाधान में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसने सूचना प्रबंधन तंत्र को मजबूत किया है और बजट निर्माण प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म और प्रमुख प्रक्रियाएं। IFMS एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, जो विभिन्न मॉड्यूलर प्रणालियों को एक मंच पर जोड़ता है। IFMS 3.0 की प्रमुख विशेषताएं। IFMS 3.0 की प्रमुख विशेषताएं। बजट प्रबंधन, इसमें बजट आंकलन, योजना निगरानी, तैयारी, पुनः अनुमोदन, मुख्य वर्गीकरण एवं बजट नियंत्रण, प्राधिकरणों की मांग तथा DDO द्वारा बिल तैयार करने के लिए सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार मैपिंग सम्मिलित है। सेकंड, बैंकिंग लेन देन। बैंक डिसबर्समेंट इंजन के माध्यम से सिस्टम बैंकिंग लेन देन संग्रहित। कोषागार नियंत्रण, सटीक और कुशल वित्तीय लेन देन सुनिश्चित करने के लिए ट्रेजरी चेक, अकाउंट सबमिशन, सभी वाउचर के साथ खातों की सूची AG कार्यालय को भिजवाना। मास्टर डेटा प्रबंधन, कर्मचारियों, पेंशनर्स, विक्रेताओं और लाभार्थियों, प्राधिकारियों और हितधारकों के लिए मास्टर डेटा का प्रबंधन। भुगतान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तीव्र एवं पारदर्शी तरीके से नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करना। सुविधाएं, रेमिटर्स विद नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स, UPI, NEFT, QR कोड पेमेंट्स एवं मिलान के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेजरी प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराना। केंद्र प्रायोजित योजनाएं। भारत सरकार के SNA स्पर्श के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार के प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत।
इस प्रणाली में बजट अनुमान, बजट तैयारी, ई भुगतान, ई बिल, ई स्वीकृति और ई रसीदें जैसी प्रक्रियाएं सम्मिलित है। यह व्यवस्था आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डीबीटी, ई चालान और डेटा प्रबंधन की सुविधाएं प्रदान करती हैं। राज्य ने सभी वित्तीय प्रक्रियाओं को एक समग्र आईटी प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एकीकृत कर प्रशासन को आधुनिक बनाया है। हितधारकों के साथ समन्वय और स्वचालन। यह प्रणाली आरबीआई, महालेखाकार, एफएमएस, एनएसडीएल और एनपीसीआई जैसे संस्थानों के साथ समन्वित होकर कार्य करती हैं। यह सभी हितधारकों के बीच पेपरलेस ई सबमिशन की व्यवस्था उपलब्ध कराती है, जिससे वित्तीय लेन देन स्वचालित होते हैं। इसका उद्देश्य प्रभावी निगरानी, सुव्यवस्थित करना और डेटा आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया को बल देना है। यह प्रणाली भारत सरकार के नवोन्मेषी डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ पूर्णतः समन्वित है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों तक सेवाओं की पहुंच संभव हुई है। भविष्य की तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) वर्ष 2010-11 से उपलब्ध सुदृढ़ डेटाबेस के कारण अब आईएफएमएस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के साथ एकीकृत किया जा रहा है। एआई के उपयोग का उद्देश्य त्वरित निर्णय निर्माण और बेहतर वित्तीय पूर्वानुमान सुनिश्चित करना है। इस तकनीक से मानव हस्तक्षेप में कमी आएगी और वित्तीय संचालन व शासन व्यवस्था में अधिक दक्षता प्राप्त होगी। नेक्स्ट, विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन एवं राजकोषीय समेकन। राज्य सरकार ने राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने और ऋण प्रबंधन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से निम्नलिखित महत्वपूर्ण वित्तीय उपाय अपनाए हैं। समेकित सिंकिंग फंड, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड (सीएसएफ), अत्यधिक ऋण भार से उत्पन्न जोखिमों के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार ने आरबीआई द्वारा संचालित सीएसएफ कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड को अधिसूचित किया है। राज्य सरकार इस कोष में अब तक 2,934 करोड़ रुपए का निवेश कर चुकी है, जिसका उपयोग भविष्य में ऋणों के व्यवस्थित भुगतान के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट, गारंटी मोचन कोष, गारंटी रिडेम्पशन फंड (जीआरएफ), सार्वजनिक उपक्रमों को दी गई सरकारी गारंटियों से उत्पन्न संभावित देनदारियां कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज के जोखिम प्रबंधन हेतु वर्ष 2025-26 में इस कोष को अधिसूचित किया गया है। इस कोष में राज्य सरकार द्वारा अब तक 2450 करोड़ का निवेश किया जा चुका है। राज्य सरकार प्रतिभूतियों की स्विचिंग ऑफ एसजीएस, पूर्व में लिए गए ऋणों के तर्कसंगत पुनर्संरचना रेशनलाइजेशन के लिए पहली बार स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज (एसजीएस) की स्विचिंग प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इसका उद्देश्य ऋण प्रबंधन को अधिक कुशल एवं लागत प्रभावी बनाना है। नेक्स्ट, पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता योजना। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहित करने के लिए 50 वर्षों की अवधि हेतु ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में राज्य को लगभग 9,500 करोड़ रुपए प्राप्त होने की संभावना है। महत्वपूर्ण वित्तीय तथ्य: सीएसएफ एवं जीआरएफ के अंतर्गत निवेशित राशि की 50% तक निकासी मात्र 3.25% ब्याज दर पर उपलब्ध होती है। सीएसएफ, जीआरएफ तथा एटीबी ऑक्शन ट्रेजरी बिल्स के प्रभावी उपयोग से राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 में लगभग 600 करोड़ रुपए की बचत सुनिश्चित की है।
यह बचत वर्ष 2026-27 में बढ़कर लगभग 850 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। राज्य की उत्कृष्ट वित्तीय प्रगति के कारण वर्ष 2026-27 में लगभग 15,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त संसाधन प्राप्त होने की संभावना है। नेक्स्ट, राजस्थान वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 RFRBM एक्ट। परिचय एवं उद्देश्य। यह अधिनियम राज्य में वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और उत्तरदायी वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया। प्रभावी तिथि। यह अधिनियम 3 मई 2005 से प्रभावी हुआ तथा इसमें वर्ष 2011, 2017, 2021 और 2025 में संशोधन किए गए। RS 2023 में पूछा गया है। मुख्य धाराएं एवं प्रावधान। धारा 2 परिभाषाएं। इसमें राज्य वित्तीय घाटा को परिभाषित किया गया है। यह वह स्थिति है जब राज्य की संचित निधि से कुल व्यय, ऋण प्रतिसंदाय छोड़कर राजस्व प्राप्तियां, ऋणों की वसूली तथा ऋणेतर पूंजी प्राप्तियों के योग से अधिक हो जाता है। धारा 3 राजकोषीय प्रबंधन के उद्देश्य। राजस्व घाटे को समाप्त करना तथा राजकोषीय घाटे को सतत स्तर पर नियंत्रित करना। गैर कर राजस्व नीतियों का पालन करना जिसमें लागत वसूली और समानता का ध्यान रखा जाए। पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता देना ताकि आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और मानव कल्याण में सुधार हो सके। धारा 4 राजकोषीय प्रबंधन के सिद्धांत। राज्य सरकार को वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, स्थिरता, स्टेबिलिटी और उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। धारा 5 नीति विवरणों का प्रस्तुतिकरण। बजट के साथ विधानमंडल में 2 प्रमुख विवरण प्रस्तुत किए जाएंगे। मध्यमकालिक राज्य वित्तीय नीति विवरण MTFP स्टेटमेंट, राज्य वित्तीय नीति नियुक्ति विवरण FPS स्टेटमेंट। राजकोषीय लक्ष्य एवं समितियां। धारा 6 राजकोषीय प्रबंधन लक्ष्य RS 2013 में पूछा गया है। अधिनियम के तहत निर्धारित वर्तमान लक्ष्य निम्नलिखित हैं। राजस्व घाटा 0%, राजकोषीय घाटा 3%, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुमत सीमा 3.7% है। ऋण GDP अनुपात 38.2%। 31 मार्च 2026 तक 2021 संशोधन के अनुसार। धारा 6A विकास एवं गरीबी उन्मूलन कोष। विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए एक विशेष कोष की व्यवस्था की गई है। धारा 8 सार्वजनिक व्यय समीक्षा समिति। सार्वजनिक व्यय की समीक्षा हेतु एक समिति का गठन किया जाता है जिसमें अधिकतम 5 सदस्य होते हैं। धारा 9 सब क्लॉज 2 छमाही पुनर्विलोकन। वित्त विभाग का प्रभारी मंत्री प्रत्येक 6 माह में बजट प्राप्तियां और व्यय की प्रवृत्तियों का पुनर्विलोकन करेगा तथा आवश्यक सुधारात्मक उपाय करेगा। धारा 10 नियम बनाने की शक्ति। इसके अंतर्गत राजस्थान FRBM नियम 2006 बनाए गए जो 4 फरवरी 2006 से लागू हैं। यह अधिनियम राज्य में वित्तीय अनुशासन और उत्तरदायी शासन सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण विधिक ढांचा प्रदान करता है। नेक्स्ट बात करते हैं बजट 2026-27 की। 2026-2027 की बजट 2026-2027 राजस्थान बजट का विकास। प्रथम बजट। राजस्थान राज्य का पहला बजट 4 अप्रैल 1952 को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। कुल राशि। इस ऐतिहासिक बजट की कुल राशि 17.25 करोड़ रुपए थी। प्रस्तुतकर्ता। यह बजट तत्कालीन वित्त मंत्री नाथूराम मिर्धा द्वारा पेश किया गया था जिसने राज्य की वित्तीय योजना और विकास की आधारशिला रखी। बजट प्रक्रिया में प्रमुख नवाचार और मील के पत्थर। जेंडर बजट। जेंडर बजट वर्ष 2012-13 में राज्य का पहला जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया।
इसका मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट, पेपरलेस बजट। पेपरलेस बजट वर्ष 2021-22 में राजस्थान ने अपना पहला पेपरलेस बजट पेश किया। यह डिजिटल प्रशासन और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल थी। नेक्स्ट, कृषि बजट। एग्रीकल्चर बजट वर्ष 2022-23 में राज्य का पहला पृथक कृषि बजट प्रस्तुत किया गया। इससे कृषि क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता और समर्पित संसाधन सुनिश्चित की हुए। नेक्स्ट, हरित बजट, ग्रीन बजट। वर्ष 2025-26 में राजस्थान ने अपना पहला हरित बजट पेश किया। यह पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट, यह नवाचार राजस्थान में सुशासन और समावेशी विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। नेक्स्ट, विकसित राजस्थान अर्थ रेड 2047 विजन डॉक्यूमेंट। प्रस्तुति तिथि। यह विजन डॉक्यूमेंट 11 फरवरी 2026 को प्रस्तुत किया गया। मूल मंत्र। इसका मुख्य ध्येय संकल्प से सिद्धि, नियत से नीति तथा आकांक्षा से उपलब्धि है। मुख्य प्रेरणा। यह प्रधानमंत्री के विजन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से प्रेरित है। विकास की आधारशिला। GYAN ज्ञान। राजस्थान की समावेशी विकास को चतुस्तंभीय GYAN ज्ञान मॉडल पर आधारित किया गया है। G यानी गरीब, आर्थिक रूप से पिछड़ों का उत्थान सुनिश्चित करना। Y यानी युवा, युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के अवसर पैदा करना। A यानी अन्नदाता, किसानों की समृद्धि और कृषि विकास। N यानी नारी शक्ति, महिलाओं का सशक्तिकरण और उनकी भागीदारी बढ़ाना। नेक्स्ट, 10 संकल्प विकास के प्रमुख स्तंभ। विकसित राजस्थान अर्थ रेड 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित 10 संकल्पों को विकास स्तंभों के रूप में स्थापित किया गया है। पहला स्तंभ, अवसंरचना का विस्तार। सड़क अवसंरचना, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क निर्माण व उन्नयन, स्टेट हाईवेज, RUB, फ्लाईओवर्स और एलिवेटेड रोड्स के निर्माण व मरम्मत हेतु 1800 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। मिसिंग लिंक व क्षतिग्रस्त सड़कें। नॉन पिचेबल व क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए 1400 करोड़ रुपए तथा मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है। अटल प्रगति पथ। आगामी वर्ष में 500 करोड़ रुपए की लागत से 250 अटल प्रगति पथों का कार्य हाथ में लिया जाएगा। औद्योगिक कनेक्टिविटी। औद्योगिक क्षेत्रों एवं लॉजिस्टिक्स पार्क के पहुंच मार्गों के विकास हेतु 400 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। नेक्स्ट, मानसून उपरांत मरम्मत। मानसून के बाद सड़कों की सुंध लेने के लिए 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान है। नेक्स्ट, ROBs और RUBs रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज के निर्माण पर 920 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय प्रस्तावित है। नेक्स्ट, सड़कों का कर्मोन्नयन। आगामी 2 वर्षों में 1000 किलोमीटर से अधिक सड़कें राज्य राजमार्गों SH में कर्मोन्नत होगी। 2000 किलोमीटर से अधिक सड़कें मुख्य जिला मार्गों MDR में कर्मोन्नत की जाएगी। 2700 करोड़ रुपए की लागत से 500 किलोमीटर लंबे स्टेट हाईवेज, में पुलिया व बाईपास विकसित होंगे। ITMS तकनीक। ट्रैफिक प्रबंधन के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से चरणबद्ध रूप से 2000 कैमरे इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट, पेयजल ड्रिंकिंग वाटर। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी पेयजल ढांचे के लिए 500 करोड़ रुपए का व्यय चरणबद्ध रूप से प्रस्तावित है। अमृत 2.0 योजना। आगामी वर्ष में 3 लाख नवीन पेयजल कनेक्शन देने का लक्ष्य है।
बिसलपुर परियोजना सुदृढ़ीकरण। सूरजपुरा से चाकसू तक नवीन ट्रांसमिशन लाइन टीएम सेकेंड बिछाने हेतु 650 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जिससे 1000 बरौनी गांवों की 20 लाख आबादी लाभान्वित होगी। नलकूप व हैंडपंप। आगामी वर्ष में 600 ट्यूबवेल और 1200 हैंडपंप लगाए जाएंगे। संस्थानिक ढांचा। जयपुर में 10 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। ब्यूरो ऑफ वाटर यूज इफिशिएंसी की स्थापना। HCM RIPA सचिवालय और जल भवन में पायलट बेसिस पर नई नीति। पेयजल और औद्योगिक इकाइयों हेतु पानी की उपलब्धता के लिए राजस्थान स्टेट वाटर पॉलिसी बनाई जाएगी। नेक्स्ट, ऊर्जा एनर्जी। विद्युत तंत्र का विस्तार। विद्युत आपूर्ति सुधारने हेतु 220 किलोवाट के 6, 132 किलोवाट के 13 तथा 33 किलोवाट के 110 GSS ग्रिड सब स्टेशंस का निर्माण प्रस्तावित है। सौर ऊर्जा पार्कों का विकास। जॉइंट वेंचर के माध्यम से विशाल सौर पार्कों का विकास किया जाएगा। बीकानेर, मेहरासर, दीनसर, बराला व सवाईसर, करणीसर, भाटियान, बिकोलोई क्षेत्र। जैसलमेर, रागवा, सेहुआ क्षेत्र। कुल क्षमता। इन क्षेत्रों में लगभग 4830 मेगावाट क्षमता के सौर पार्कों का विकास किया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट, दूसरा स्तंभ। नागरिक सुविधाओं से गुणवत्ता युक्त जीवन स्तर में वृद्धि। शहरी प्रकाश व्यवस्था। अर्बन लाइटिंग। राज्य के विभिन्न नगर निकायों में सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 7 लाख स्ट्रीट लाइट्स लगाया जाना प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाना और रात्रि के समय आवागमन को सुगम बनाना है। नेक्स्ट, पंचगौरव योजना। पंचगौरव योजना। आगामी वर्ष में इस योजना के अंतर्गत जिलों के सर्वांगीण विकास हेतु 150 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। इस राशि का उपयोग निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में किया जाएगा। आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण, पर्यटन उन्नयन और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग को बढ़ावा देना, नवाचार आधारित विशेष परियोजनाओं का क्रियान्वयन। नेक्स्ट, वित्तीय सुदृढ़ीकरण। RAJ राज्य सेतु। स्थानीय निकायों, ULBs एवं राजकीय उपक्रमों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सेतु राजस्थान स्ट्रक्चर्ड इनेबलर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग फंड की स्थापना की जाएगी। यह फंड शहरी और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए परिवर्तनकारी वित्त पोषण, ट्रांसफॉर्मेटिव फाइनेंसिंग सुनिश्चित करने में एक सक्षम तंत्र इनेबलर के रूप में कार्य करेगा। नोट, यह स्तंभ मुख्य रूप से नागरिकों के दैनिक जीवन की गुणवत्ता सुधारने और स्थानीय शासन को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर केंद्रित है। तीसरा स्तंभ, औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन, औद्योगिक अवसंरचना और भूमि प्रबंधन। औद्योगिक क्षेत्रों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के त्वरित विकास के लिए लैंड एग्रेशन, भूमि एकत्रीकरण के विभिन्न विकल्प अपनाए जाना प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य उद्योगों के लिए सुगम और विवाद रहित भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करना, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों MSMEs के लिए सहायता, प्लग एंड प्ले सुविधा। समस्त संभाग मुख्यालयों पर सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए प्लग एंड प्ले फैसिलिटी विकसित की जाएगी। इसके लिए आगामी वर्ष हेतु 350 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। माटी कला प्रोत्साहन। पारंपरिक माटी कला से जुड़े कलाकारों के आर्थिक उत्थान और तकनीकी सशक्तिकरण के लिए आगामी वर्ष 5000 इलेक्ट्रिक व्हील्स विद्युत चाक उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। ODOP सहायता। राजस्थान ODOP पॉलिसी 2024 के तहत ऋण लेने वाली सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को
मार्जिन मनी उपलब्ध कराने हेतु 15 करोड़ रुपए का प्रावधान है। लॉजिस्टिक्स और व्यापार सुगमता। प्रदेश को व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए लॉजिस्टिक हब्स विकसित किए जाएंगे। इसके अंतर्गत इनलैंड कंटेनर डिपोट, आईसीडी और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब आदि की स्थापना की जाएगी ताकि माल का परिवहन और भंडारण कुशल बन सके। नेक्स्ट, वैश्विक नेटवर्क का विस्तार। राजस्थान फाउंडेशन। प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ने और निवेश आकर्षित करने के लिए राजस्थान फाउंडेशन का वैश्विक विस्तार किया जाएगा। इसके तहत दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, कनाडा आदि देशों को सम्मिलित करते हुए 14 नए चैप्टर्स स्थापित करने का प्रावधान है। नोट, यह स्तंभ मुख्य रूप से प्रदेश में निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करने और छोटे उद्यमियों को वैश्विक मंच प्रदान करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट, चौथा स्तंभ मानव संसाधन का सशक्तिकरण। युवा विकास, रोजगार एवं कौशल, यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट। सरकार ने युवाओं के लिए युवा नीति, कौशल नीति तथा रोजगार नीति लागू की है। भर्तियां। 4 लाख भर्तियों के संकल्प के तहत 1 लाख नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। 1.43 लाख प्रक्रियाधीन हैं और 1 लाख पदों के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 100% ब्याज अनुदान व मार्जिन मनी हेतु 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान। RSTA की स्थापना। NTA की तर्ज पर प्रदेश में राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी RSTA का गठन किया जाएगा। वाइब्रेंट प्रोग्राम। स्टार्टअप के विकास के लिए वैल्यू ड्राइवन इनोवेशन एंड बिजनेस रिसर्च फॉर एस्पिरेशन एंड नर्चरिंग टैलेंट कार्यक्रम। ड्रीम प्रोग्राम। महाविद्यालयों में 50,000 विद्यार्थियों के लिए डिजिटल मेंटरिंग और कैरियर गाइडेंस हेतु योजना। कौशल विकास। प्रत्येक जिले में इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाया जाएगा। शिक्षा एवं छात्र कल्याण। एजुकेशन एंड स्टूडेंट वेलफेयर। मेधावी छात्र सहायता। कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट, लैपटॉप हेतु ई-वाउचर के माध्यम से 20,000 रुपये की सहायता। ई-वाउचर। 9वीं कक्षा की जरूरतमंद छात्राओं को साइकिल हेतु ई-वाउचर वितरण। निःशुल्क यूनिफॉर्म। कक्षा 1 से 8 के 40 लाख विद्यार्थियों को DBT के माध्यम से यूनिफॉर्म हेतु 250 करोड़ रुपए का प्रावधान। विद्यालय अवसंरचना। 2500 विद्यालयों की मरम्मत हेतु 550 करोड़ रुपए तथा वंचित विद्यालयों में टॉयलेट्स का निर्माण। CM राइज स्कूल। 400 विद्यालयों को राजस्थान इनोवेटिव स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में क्रमोन्नत करने हेतु 1000 करोड़ रुपए का व्यय। नवाचार। 1000 विद्यालयों में AI आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब्स तथा प्रत्येक जिले में राज पहल स्कूल ऑन व्हील्स की शुरुआत। उच्च शिक्षा। 150 महाविद्यालयों में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों की स्थापना। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, हेल्थ केयर। राज्य सुरक्षा। सड़क दुर्घटना और हार्ट अटैक जैसी आपात स्थितियों में त्वरित उपचार के लिए विशेष योजना। मानसिक स्वास्थ्य। राज ममता। अवसाद और चिंता की रोकथाम हेतु कार्यक्रम तथा जिला मुख्यालयों पर मेंटल हेल्थ केयर सेल की स्थापना। चिकित्सा ढांचा। JK लोन अस्पताल जयपुर में 500 बेड का IPD टावर 75 करोड़ रुपए। बड़े चिकित्सा महाविद्यालयों जयपुर, अजमेर, बीकानेर आदि में 500 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक विश्राम गृह। 500 अतिरिक्त ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर्स की स्थापना। अटल आरोग्य फूड कोर्ट। अस्पतालों में भोजन व्यवस्था हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। मोक्ष वाहिनी योजना। मृतक के पार्थिव शरीर को सम्मानपूर्वक घर तक पहुंचाने हेतु निःशुल्क वाहन सुविधा। खेल एवं सामाजिक सुधार। स्पोर्ट्स एंड सोशल रिफॉर्म। खेलो राजस्थान यूथ गेम्स। ग्राम पंचायत से राज्य स्तर तक आयोजनों हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान। राज्य सवेरा। नशा मुक्त राजस्थान के लिए स्टेट वाइड
एंटी ड्रग्स विजिलेंस इन्फोर्समेंट रिहेबिलिटेशन एंड अवेयरनेस कार्यक्रम। नोट: यह स्तंभ युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने, शिक्षा को आधुनिक करने और स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वसुलभ बनाने पर केंद्रित है। नेक्स्ट, पांचवा स्तंभ, सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता। ग्रामीण महिला बीपीओ, रूरल वुमेन बीपीओ। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए जिला स्तर पर रूरल वुमेन बीपीओ की स्थापना की जाएगी, जिस पर 100 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना। लखपति दीदियों को ब्याज अनुदान पर दिए जाने वाले ऋण की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए करने का प्रावधान है। नेक्स्ट, नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिला और स्वयं सहायता समूह एसएचजी को दिए जाने वाले ऋण की सीमा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की गई है। राजसखी स्टोर्स। राजसखी स्टोर्स स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री और ब्रांडिंग के लिए समस्त संभागीय मुख्यालयों पर राजसखी स्टोर्स खोले जाएंगे। उद्यमिता केंद्र सभी जिलों में चरणबद्ध रूप से सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग स्थापित करने का प्रावधान है। नेक्स्ट, पोषण, बाल विकास एवं शिक्षा, न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अमृत पोषण वाटिका। पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 11,000 अमृत पोषण वाटिकाओं का निर्माण किया जाएगा, जिस पर 500 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। नंदघर। राज्य की 7,500 आंगनबाड़ियों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त नंदघर के रूप में विकसित किया जाएगा। लागत 225 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, नई शिक्षा नीति। छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु राजस्थान स्टेट अर्ली चाइल्डहुड केयर डेवलपमेंट एंड एजुकेशन पॉलिसी लागू की जाएगी। किशोरी बालिका योजना। इस योजना का विस्तार करते हुए राज्य के समस्त 27 एस्पायरेशनल ब्लॉक्स को कवर किया जाएगा, जिससे 50,000 से अधिक बालिकाएं लाभान्वित होगी। नेक्स्ट, श्रमिक कल्याण एवं नवाचार, लेबर वेलफेयर एंड इनोवेशन। श्रम सेतु मोबाइल ऐप श्रमिकों के कल्याण, अधिकारों की रक्षा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु श्रम सेतु मोबाइल ऐप विकसित किया जाएगा। नवीन उद्यम, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए 50 नवीन एंटरप्राइजेज स्थापित किए जाएंगे। प्रावधान 20 करोड़ रुपए। नोट: यह स्तंभ विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और श्रमिक वर्ग को सशक्त बनाने तथा उन्हें मुख्य धारा की आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने पर केंद्रित है। नेक्स्ट, छठा स्तंभ, पर्यटन, कला एवं सांस्कृतिक धरोहर। विशेष पर्यटन क्षेत्र एवं सुविधा केंद्र, टूरिज्म जोन्स एंड फैसिलिटीज, अल्ट्रा लग्जरी टूरिज्म। जैसलमेर के कुंडी में एक अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन STZ विकसित किया जाएगा। पर्यटक सुविधा, कुलधरा गांव में पर्यटकों की सुविधा के लिए एक आधुनिक पर्यटक सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, ब्रज कन्वेंशन सेंटर। भरतपुर में पर्यटन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए एक अत्याधुनिक ब्रज कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, शेखावटी हवेली संरक्षण योजना, शेखावटी हेरिटेज कंजर्वेशन। शेखावटी क्षेत्र की विरासत को सहेजने के लिए झुंझुनू, चूरू एवं सीकर जिलों में 660 से अधिक चिन्हित हवेलियों का फैकेड इम्प्रूवमेंट, बाहरी स्वरूप का सुधार किया जाएगा। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में हेरिटेज स्ट्रीट फर्नीचर और उच्च स्तरीय साफ सफाई संबंधी सुविधाएं विकसित की जाएगी। इस योजना पर आगामी 2 वर्षों में 200 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। थार सांस्कृतिक सर्किट, थार कल्चरल सर्किट। पश्चिमी राजस्थान की अद्वितीय संस्कृति और पर्यटन को एकीकृत करने के लिए थार सांस्कृतिक सर्किट विकसित किया जाएगा। इस सर्किट में जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालोर जिलों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, शौर्य एवं सैन्य धरोहर, मिलिट्री हेरिटेज।
देश के वीरों की स्मृति और सैन्य इतिहास के संरक्षण हेतु झुंझुनू जिले में वार म्यूजियम युद्ध संग्रहालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। नोट: यह स्तंभ राजस्थान के समृद्ध विरासत के संरक्षण के साथ साथ राज्य को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर और अधिक मजबूती से स्थापित करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट, 7वां स्तंभ सुशासन एवं डिजिटल परिवर्तन, नागरिक सेवा एवं डिजिटल पहुंच, अगली पीढ़ी के नागरिक सेवा सुधार। राज्य में नेक्स्ट जनरेशन सिटीजन सर्विस रिफॉर्म्स लागू किए जाएंगे ताकि सेवाओं का वितरण और अधिक सुगम हो सके। स्मार्ट सेवा केंद्र, समस्त नगरीय निकायों में चरणबद्ध रूप से आधुनिक स्मार्ट सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म, आगामी वर्ष के प्रथम चरण में 100 प्रमुख सेवाओं को व्हाट्सएप पर भी शुरू करने का प्रावधान किया गया है। मिनी ई मित्र, डिजिटल सेवाओं के विस्तार और स्वरोजगार हेतु 25,000 युवाओं एवं महिलाओं को मिनी ई मित्र के रूप में अधिकृत किया जाएगा। नवीन नीतियां एवं बुनियादी ढांचा, नवीन आईटी नीति, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई संभावनाओं के लिए नवीन आईटी पॉलिसी लाई जाएगी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप्स, एमएसएमई और नागरिकों को किफायती दर पर क्लाउड स्टोरेज और साइबर सुरक्षा जैसी सुविधाएं देने हेतु डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेशन पॉलिसी लाई जाएगी। भौगोलिक डेटा, राज्य के लिए एक जियो स्पेशियल पॉलिसी लाई जाएगी। मरुद्रा राजभूमि डिजिटल एटलस, भूमि रिकॉर्ड्स और मानचित्रों के बेहतर प्रबंधन के लिए मरुद्रा राजभूमि डिजिटल एटलस का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, डेटा आधारित शासन एवं तकनीक, एआई और ड्रोन, सीएम प्रमाण नीति अनुसंधान और विश्लेषण के लिए एक समर्पित इकाई सीएम प्रमाण पॉलिसी रिसर्च एंड एनालिटिक्स फॉर मेजरेबल एक्शन एंड नेक्सस की स्थापना की जाएगी। ड्रोन नीति, राज्य में ड्रोन पॉलिसी लागू की जाएगी तथा स्टेट ड्रोन सेल का गठन कर एआई और एमएल आधारित डाटा रिपोजिटरी बनाई जाएगी। नेक्स्ट, विधिक सुविधाएं एवं व्यापारिक सुगमता, जन विश्वास अधिनियम 2.0, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए राजस्थान जन विश्वास अधिनियम 2.0 लाया जाएगा। डी रेगुलेशन, व्यापारिक सुधारों के लिए डी रेगुलेशन एंड बिजनेस रिफॉर्म्स 2.0 के तहत डी रेगुलेशन सेल का गठन किया जाएगा। गुणवत्ता नियंत्रण, निर्माण कार्यों की निष्पक्ष जांच के लिए थर्ड पार्टी द्वारा संचालित सेंट्रलाइज्ड क्वालिटी कंट्रोल लैब्स की स्थापना होगी। सुरक्षा एवं कल्याणकारी उपाय, साइबर सुरक्षा, साइबर अपराधों पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर R4C की स्थापना की जाएगी। कर्मचारी कल्याण, सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष सैलरी अकाउंट पैकेज का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन, कामकाजी कर्मचारियों के बच्चों की देखभाल हेतु चरणबद्ध रूप से क्रेंच बनाए जाएंगे। पंचायती राज प्रोत्साहन, उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं के लिए स्टेट पंचायत अवार्ड्स की स्थापना की जाएगी। 8वां स्तंभ, कृषि विकास एवं किसानों का कल्याण, सिंचाई एवं कृषि तकनीक, इरिगेशन एंड फार्म टेक, सिंचाई सुविधाएं, प्रदेश में सिंचाई प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण हेतु 11,300 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय प्रस्तावित है। सौर ऊर्जा, आगामी वर्ष में 50,000 सोलर पंप संयंत्रों की स्थापना हेतु 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ब्याज छूट, कृषि भूमि की बकाया किस्तों को 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में 100% छूट दी जाएगी। कृषि यंत्र, पावर टिलर, कल्टीवेटर और रीपर जैसे यंत्रों हेतु 160 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा, जिससे 50,000 किसान लाभान्वित होंगे। कस्टम हायरिंग सेंटर, खेती के उपकरणों को किराए पर उपलब्ध कराने हेतु 96 करोड़ रुपए की लागत से 500 कस्टम हायरिंग सेंटर्स स्थापित होंगे।
बीज, उर्वरक और आधुनिक खेती, सीड्स एंड मॉडर्न फार्मिंग। बीज स्वावलंबन। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत 90% अनुदान पर 70,000 क्विंटल बीज वितरित होंगे। पशु चारा। 5,000 कृषकों को नेपियर घास का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। डिजिटल कृषि। डेटा आधारित सलाह और क्रॉप प्लानिंग हेतु एग्री स्टेक पीएमयू का गठन किया जाएगा। एक्सपोजर विजिट। नॉलेज इन्हेंसमेंट प्रोग्राम के तहत 3300 किसानों को राज्य के बाहर भ्रमण पर भेजा जाएगा। संरक्षित खेती। ग्रीन हाउस, पॉली हाउस और प्लास्टिक मल्च हेतु 4,000 किसानों को 200 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। नवाचार। 500 सोलर क्रॉप ड्रायर्स और वर्टिकल सपोर्ट सिस्टम आधारित खेती हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। कृषि ऋण एवं भंडारण। क्रेडिट एंड स्टोरेज। अल्पकालीन ऋण। 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किए जाएंगे। दीर्घकालीन ऋण। गैर कृषि क्षेत्रों हेतु ऋण पर 5% ब्याज अनुदान का प्रावधान है। मिशन राज गिफ्ट। राजस्थान के विशिष्ट कृषि उत्पादों को जीआई टैग दिलाने और वैश्विक पहचान हेतु जियोग्राफिकल इंडिकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड लाइवलीहुड्स मिशन शुरू होगा। गोदाम निर्माण। 250 से 500 मीट्रिक टन क्षमता के 100 गोदामों का निर्माण 20 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। मंडी एवं उत्कृष्टता केंद्र। मंडी एंड एक्सीलेंस सेंटर्स। मसाला कॉन्क्लेव। आगामी वर्ष राष्ट्रीय स्तर के कॉन्क्लेव ऑन स्पाइसेज का आयोजन होगा। उत्कृष्टता केंद्र। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्याज एवं सब्जी अलवर में, किन्नू श्रीगंगानगर में, आम बांसवाड़ा में। ऑर्गेनिक मार्केट। जोधपुर, कोटा व उदयपुर में ऑर्गेनिक फूड मार्केट स्थापित किए जाएंगे। मंडी ढांचा। किसानों को धूप बारिश से बचाने के लिए शेड निर्माण और आधारभूत कार्यों हेतु 350 करोड़ रुपए का व्यय। नई मंडियाँ। बागीदोरा बांसवाड़ा, सिकराय दौसा, राजियासर श्रीगंगानगर में अनाज मंडी तथा सवाई माधोपुर व बयाना में सब्जी मंडी प्रस्तावित है। नेक्स्ट, पशुपालन एवं डेयरी। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। पशु चिकित्सा। 200 ग्राम पंचायतों में उप केंद्र खोले जाएंगे तथा 75 उप केंद्रों अस्पतालों को क्रमोन्नत किया जाएगा। डेयरी फंड। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की राशि बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपए की गई है। सरस आउटलेट्स। राजस्थान के बाहर एनसीआर, यूपी, एमपी 100 करोड़ रुपए की लागत से सरस उत्पादों के आउटलेट्स खोले जाएंगे। दुग्ध संबल। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना हेतु 700 करोड़ रुपए का अनुदान प्रस्तावित है। प्रसंस्करण। अलवर में 3 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट 200 करोड़ रुपए और अजमेर के तबीजी में पोल्ट्री फीड यूनिट की स्थापना होगी। प्रशिक्षण। 1 लाख पशुपालकों को शुद्ध घी, पनीर और मावा जैसे मूल्यवर्धित उत्पाद बनाने हेतु प्रशिक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट, नौवां स्तंभ। हरित विकास एवं पर्यावरणीय सततता। नवीकरण एवं पारिस्थितिकी संरक्षण। अफॉरेस्टेशन एंड इकोलॉजी मिशन हरियालो राजस्थान। इस मिशन के अंतर्गत आगामी वर्ष में 10 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। नमो नर्सरी एवं वन। राज्य के समस्त जिला मुख्यालयों पर उन्नत नमो नर्सरी तथा प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर चरणबद्ध रूप से नमो वन स्थापित किए जाएंगे। ऑक्सीजोन्स। जयपुर, अजमेर, बीकानेर और दौसा सहित 16 जिलों में 32 करोड़ रुपए की लागत से मॉडल उद्यानों को ऑक्सीजोन्स के रूप में विकसित किया जाएगा। बायोलॉजिकल पार्क। चित्तौड़गढ़ में 31 करोड़ रुपए की लागत से कुंभा बायोलॉजिकल पार्क का निर्माण प्रस्तावित है। नेक्स्ट, वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबंधन। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन परियोजना। पृथ्वी वन्यजीव संरक्षण और मानव वन्यजीव संघर्ष मेन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए
1500 करोड़ रुपए की लागत से प्रोजेक्ट फॉर रेजिलिएंट एंड इंटीग्रेटेड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स एंड वाइल्ड लाइफ वैलोराइजेशन इनिशिएटिव शुरू की जाएगी। उपचार केंद्र वन्य जीवों के उपचार के लिए जयपुर, उदयपुर, कोटा और अलवर सहित अन्य शहरों में स्पेशलाइज्ड सेंटर्स खोले जाएंगे। पक्षी रोगों के उपचार के लिए भरतपुर, सांभर, जयपुर व मीठड़ी, कुचामन में विशेष केंद्र स्थापित होंगे। रेस्क्यू प्रणाली वन्य जीवों के बचाव हेतु रैपिड मोबिलिटी टीम्स का गठन और 25 करोड़ रुपए की लागत से 291 वाइल्ड लाइफ एम्बुलेंसेज का प्रावधान है। जल स्वावलंबन एवं मृदा स्वास्थ्य वाटर एंड सॉइल MJSA 2.0 मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तृतीय चरण में 5000 गांवों में 2500 करोड़ रुपए की लागत से 1.10 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। प्राकृतिक खेती श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेचुरल फार्मिंग की स्थापना की जाएगी। लैंड बैंक वन भूमि की क्षतिपूर्ति के लिए 1000 हेक्टेयर का गैर वन भूमि लैंड बैंक बनाया जाएगा। प्रदूषण वितरण एवं वायु गुणवत्ता पॉल्यूशन एंड एयर क्वालिटी निगरानी केंद्र NCR क्षेत्र अलवर, भरतपुर आदि में 20 करोड़ रुपए की लागत से कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस CAAQMS स्थापित होंगे। ध्वनि एवं वायु जयपुर और जोधपुर सहित प्रमुख शहरों में नॉइज मॉनिटरिंग स्टेशंस तथा जोधपुर में अर्ली वार्निंग सिस्टम्स वायु गुणवत्ता हेतु लगाए जाएंगे। अनुसंधान जयपुर में पर्यावरण संरक्षण हेतु एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रयोगशाला और RSPCB में अनुसंधान एवं विकास सेल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल की स्थापना होगी। अपशिष्ट प्रबंधन एवं नवीन पहल वेस्ट मैनेजमेंट एंड कार्बन क्रेडिट राज्य में पहली बार किसानों को कार्बन क्रेडिट का लाभ दिलाने के लिए कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। अपशिष्ट उपचार औद्योगिक अपशिष्ट जल के उपचार हेतु बालोतरा सहित अन्य स्थानों पर 1000 करोड़ रुपए की लागत से कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स CETPs का निर्माण होगा। बायोगैस जयपुर एवं जोधपुर में PPP मोड पर कंप्रेस्ड बायोगैस CBG प्लांट्स लगाए जाएंगे। अन्य पहल नगरीय निकायों के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी चयनित विद्यालयों में ग्रीन स्कूल प्रोग्राम सभी जिलों में प्रदूषण मुक्त सौदाह हेतु क्लोज्ड कंबुशन क्रीमेशन फर्नेस की स्थापना। नेक्स्ट 10वां स्तंभ 2047 तक $4.3 ट्रिलियन की मजबूत अर्थव्यवस्था विजन और ध्येय विजन एंड मिशन राज्य का मुख्य ध्येय स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल प्लानिंग रणनीतिक वित्तीय योजना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वित्तीय स्थिरता और सिटीजन सेंट्रिक नागरिक केंद्रित सुशासन को सुदृढ़ करना है। इसका अंतिम उद्देश्य राजस्थान को वर्ष 2047 तक एक विकसित एवं आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करना है। कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर इकोनॉमी ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए इस वर्ष के कृषि बजट प्रावधानों में गत वर्ष की तुलना में 7.60% की उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। यह वृद्धि किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचों को आधुनिक बनाने में सहायक सिद्ध होगी। औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्री प्रदेश में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट निवेश के वातावरण को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कई प्रगतिशील नीतियां लागू की हैं, जिनमें प्रमुख है RIPS इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन, निर्यात संवर्धन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, राज्य के उत्पादों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाना, लॉजिस्टिक्स एंड टेक्सटाइल परिवहन अवसंरचना और वस्त्र उद्योग के विकास पर विशेष ध्यान, MSME एवं उद्योग संवर्धन,
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाकर औद्योगिक आधार को विस्तार देना। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रमुख राजकोषीय संकेतक। राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 मुख्य रूप से विकासोन्मुख खर्चों और मजबूत वित्तीय अनुशासन पर केंद्रित है, जिसका कुल आकार 6,10,956 करोड़ रुपए तय किया गया है। राजस्व और व्यय का वितरण। बजट अनुमानों के मुताबिक राज्य को 4,25,840 करोड़ 40 लाख रुपए के राजस्व प्राप्तियां होने की उम्मीद है, जबकि राजस्व व्यय 3,50,054 करोड़ 7 लाख रुपए रहने का अनुमान है। इस प्रकार राज्य का राजस्व घाटा 24,313 करोड़ 93 लाख रुपए संभावित है। राजकोषीय स्थिति। इस वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा गुणा 80,492 करोड़ 52 लाख रुपए रहने का अनुमान लगाया गया है, जो कि कुल GSDP का 3.69% हिस्सा है। आर्थिक विस्तार। प्रदेश की बढ़ती अर्थव्यवस्था के अनुरूप वर्ष 2026-27 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP के बढ़कर 21,52,100 करोड़ रुपए तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट, बजट 2026-27 कर प्रस्ताव संबंधी बिंदु। कर में स्थिरता, प्रक्रिया में सरलता और प्रशासन में पारदर्शिता राज्य की कर नीति का मूल आधार है, जिसका उद्देश्य करदाताओं के लिए एक अनुमानित और सुगम वातावरण तैयार करना है। कम बोझ, अधिक भरोसा और तेज फैसले के सिद्धांत को अपनाते हुए सरकार का लक्ष्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से निवेश, नवाचार और रोजगार के नए अवसरों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। भारत सरकार के बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP के अंतर्गत प्रभावी सुधारों को लागू करने के परिणाम स्वरूप राजस्थान को टॉप अचीवर का प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त हुआ है। GST 2.0 के क्रियान्वयन से आवश्यक उपभोग की वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरों में कमी लाने का प्रयास किया गया है, जिससे व्यापारियों की अनुपालन लागत, कंप्लायंस कॉस्ट घटेगी और आमजन के लिए महंगाई पर नियंत्रण संभव हो सकेगा। करदाताओं की सुविधा हेतु पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में ई-स्टाम्प और ऑनलाइन एनीवेयर रजिस्ट्रेशन जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से सेवाओं के सरलीकरण और समयबद्ध निस्तारण पर विशेष बल दिया गया है। नेक्स्ट, वाणिज्य कर कमर्शियल टैक्स GST 2.0 का प्रभाव। आवश्यक उपभोग की वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरें कम की गई हैं। इससे व्यापारियों की अनुपालन लागत, कंप्लायंस कॉस्ट घटेगी, जिससे कीमतों में कमी आएगी और महंगाई पर नियंत्रण संभव होगा। करदाता सुविधा। GST करदाताओं की सुविधा के लिए अपीलीय प्राधिकारी के यहाँ ऑनलाइन सुनवाई, ऑनलाइन हियरिंग का मॉड्यूल शुरू किया जाएगा। समयबद्ध निस्तारण। पंजीकरण रजिस्ट्रेशन से संबंधित अपीलों का प्राथमिकता के आधार पर 60 दिन के भीतर निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प्स। डिजिटल सरलीकरण। ई-स्टाम्प और ऑनलाइन एनीवेयर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से पंजीयन सेवाओं को सरल और समयबद्ध बनाया जाएगा। ई-पंजीयन, ई-रजिस्ट्रेशन। इस व्यवस्था के तहत पक्षकारों का ई-वेरिफिकेशन, स्लॉट बुकिंग, ऑनलाइन पंजीयन और डिजिटल प्रमाणित प्राप्तियां प्राप्त करने की सुविधाएं शीघ्र शुरू की जाएगी। मॉडल कार्यालय। राज्य के सभी 106 पूर्णकालिक उप पंजीयक कार्यालयों को मॉडल उप पंजीयक कार्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। MSME उद्यमियों हेतु विशेष राहत। सभी वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों पर स्टाम्प ड्यूटी की दर मात्र 0.125% अधिकतम 10 लाख रुपए निर्धारित की गई है। ऋण दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क, रजिस्ट्रेशन फी की दर को 1% से घटाकर 0.5% अधिकतम 1 लाख रुपए कर दिया गया है। परिवहन विभाग।
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट टैक्स भुगतान का विकल्प 16.5 मीट्रिक टन से भारी मालवाहक वाहनों पर देय मोटर व्हीकल टैक्स के लिए अब प्रतिवर्ष भुगतान के साथ साथ एक बार वन टाइम भुगतान का विकल्प भी उपलब्ध होगा। ग्रीन टैक्स वाहन जनित वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु 6 वर्ष पुराने परिवहन और 15 वर्ष पुराने गैर परिवहन वाहनों पर देय ग्रीन टैक्स की दरों का पुनरीक्षण किया जाएगा। पंजीकरण में छूट अन्य राज्यों से राजस्थान में स्थायी रूप से लाए गए गैर परिवहन वाहनों के पंजीकरण पर मोटर व्हीकल टैक्स में 50% तक की छूट दी जाएगी। नेक्स्ट, खान एवं पेट्रोलियम विभाग माइंस एंड पेट्रोलियम डिपार्टमेंट सरकारी भूमि का आवंटन खातेदारी भूमि और खनन पट्टों के बीच स्थित छोटी सरकारी भूमि क्रमशः 1.1 हेक्टेयर और 0.18 हेक्टेयर से कम का खनन प्रयोजन के लिए आवंटन किया जा सकेगा। नीलामी प्रक्रिया आगामी वित्तीय वर्ष में 10 ब्लॉक्स और 100 अप्रधान खनन प्लांटों की नीलामी प्री एम्बेडेड क्लियरेंस के साथ ही की जाएगी, जिससे खनन कार्य शीघ्र शुरू हो सके। एम सैंड का उपयोग पर्यावरण संरक्षण हेतु एम सैंड के न्यूनतम उपयोग को वर्तमान 25% से चरणबद्ध रूप से बढ़ाकर 50% तक किया जाएगा। प्रीमियम राशि में कमी खातेदारी भूमि में खनन पट्टा आवंटन के लिए आवेदन के समय देय प्रीमियम राशि को 40% से घटाकर 30% कर दिया गया है। नेक्स्ट, विभाग का सुदृढ़ीकरण खनिज विभाग का पुनर्गठन होगा। खनिज अभियंताओं एवं भू वैज्ञानिकों के 15 नए कार्यालय खुलेंगे और 10 EME कार्यालयों को ME कार्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। नेक्स्ट, तकनीकी नवाचार महत्वपूर्ण खनिजों की खोज के लिए AI और ML तकनीक का उपयोग कर क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। वैज्ञानिक खनन सुरक्षित और वैज्ञानिक खनन को प्रोत्साहित करने हेतु स्टार रेटिंग व्यवस्था लागू होगी और उत्कृष्ट खानधारकों को सम्मानित किया जाएगा। खनिज कोर लाइब्रेरी बेस मेटल लाइमस्टोन और मैग्नीज जैसे खनिजों के लिए जियो फिजिकल सर्वे किया जाएगा तथा एक स्टेट ऑफ आर्ट खनिज कोर लाइब्रेरी की स्थापना होगी। स्वच्छ ऊर्जा आगामी वित्तीय वर्ष में 60 नए CNG स्टेशन तथा 250 EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। खनन पट्टों को राहत वन्य जीव अभयारण्यों के 10 किलोमीटर परिधि में इको सेंसिटिव जोन अधिसूचना के अभाव में बंद रहे खनन पट्टों की अवधि को डीम्ड नॉन वर्किंग पीरियड घोषित किया जाएगा, जिससे पट्टाधारकों को समय का नुकसान न हो। नेक्स्ट, एमनेस्टी योजनाएं विगत 2 वर्षों की सफलता को देखते हुए सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में बकाया राशि के निपटारे के लिए राहत प्रदान की है। VAT मूल्य वर्धित कर 1 करोड़ रुपए तक के लंबित VAT प्रकरणों में यदि बकाया मूल्य राशि का 50% जमा कराया जाता है तो ब्याज एवं पेनल्टी में 100% छूट दी जाएगी। नेक्स्ट, मंडी शुल्क एवं कृषक कल्याण फीस किसानों और मंडी व्यापारियों की 31 दिसंबर 2025 तक की बकाया मांगें यदि 30 सितंबर 2026 तक जमा कराई जाती हैं तो ब्याज राशि में पूर्ण छूट मिलेगी। नेक्स्ट, भूमि कर लैंड टैक्स बकाया मांग राशि का मात्र 25% हिस्सा 30 सितंबर 2026 तक जमा कराने पर शेष मूल्य राशि ब्याज और शास्ति पेनल्टी में 100% छूट का प्रावधान है। नेक्स्ट, ट्रैक्टर पंजीकरण कृषि कार्यों में प्रयुक्त ट्रैक्टर्स के पंजीकरण नवीनीकरण रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल से संबंधित लंबित मामलों में पेनल्टी राशि में छूट दी जाएगी। नेक्स्ट, खनिज रियायत मिनरल कंसेशंस निरस्त एवं प्रभावी खनिज रियायतों के साथ साथ अप्रदान से प्रदान घोषित खनिजों के पुराने बकाया मामलों के निपटारे हेतु एमनेस्टी योजना लागू होगी। नेक्स्ट, उद्योग एवं वाणिज्य इंडस्ट्री एंड कॉमर्स राज्यों को आर्थिक शक्ति बनाने के लिए निम्नलिखित लक्ष्य और पहल प्रस्तावित है।
आर्थिक संकल्प वर्ष 2047 तक राज्य की जीडीपी को 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसमें उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का योगदान जीडीपी के 80% से अधिक रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सिंगल विंडो 2.0 निवेशकों के लिए एक आवेदन और एक डिजिटल ट्रैक की सुविधा शुरू होगी, जिससे सभी विभागीय स्वीकृतियां एक ही स्थान पर मिल सकेगी। निरीक्षण व्यवस्था विभिन्न विभागों में होने वाली जांच और निरीक्षण प्रणाली को अब जोखिम आधारित रिस्क बेस्ड बनाया जाएगा। ऊर्जा संक्रमण कौशल ई व्हीकल, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग जैसे उभरते क्षेत्रों में युवाओं को तैयार करने के लिए एनर्जी ट्रांजिशन स्किलिंग क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट, ODOP पॉलिसी 2024। इस नीति के तहत अपने व्यवसाय का विस्तार एक्सपेंशन करने हेतु ऋण लेने वाली इकाइयों को भी अब 10% मार्जिन मनी सहायता, मार्जिन मनी असिस्टेंस दी जाएगी। नेक्स्ट, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS राज्य में निवेश को अधिक आकर्षक और सुगम बनाने के लिए RIPS 2024 के तहत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। प्रक्रिया का डिजिटलीकरण IFMS और RIPS पोर्टल का आपस में एकीकरण इंटीग्रेशन किया जाएगा। इससे निवेशकों को मिलने वाली वित्तीय प्रोत्साहनों की पूरी प्रक्रिया पूर्णतः डिजिटल और पारदर्शी हो जाएगी। टेक्सटाइल उद्योग हेतु विकल्प कपड़ा उद्योग के लिए पेरोल सब्सिडी के स्थान पर अब एसेट क्रिएशन इंसेंटिव का एक अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराया गया है। सर्विस सेक्टर को लाभ RIPS 2024 के अंतर्गत मिलने वाले इंटरेस्ट सबवेंशन ब्याज अनुदान का लाभ अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ साथ सर्विस सेक्टर सेवा क्षेत्र को भी प्राप्त होगा। क्षेत्र विस्तार एक्सपेंशन GCC ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स तथा वेयरहाउस एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स को भी अब RIPS 2024 के तहत अपने व्यवसाय विस्तार एक्सपेंशन पर मिलने वाले लाभ अनुमत होंगे। नवीकरणीय ऊर्जा का निर्माण राज्य में सौर ऊर्जा उपकरणों के निर्माण का इकोसिस्टम विकसित करने के लिए इंटीग्रेटेड सोलर सेल एंड मॉड्यूल निर्माण इकाइयों को RIPS 2024 के तहत विशेष लाभ दिए जाएंगे। नेक्स्ट, निर्यात संवर्धन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग कंटेनर निर्माण को RIPS 2024 के अंतर्गत थ्रस्ट सेक्टर प्रमुख क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर यू ऑल।